हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूं चैप्टर नंबर 10 जो कि है आपका सदिश विश्लेषण यानी कि वेक्टर्स। ये आप चैप्टर शायद फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, लेकिन अब आपको देखिए फिर दोबारा ये चैप्टर पढ़ना है मैथमेटिक्स में, सदिश विश्लेषण वेक्टर्स। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को मैं ये बता रहा हूं कि वेक्टर उसकी परिभाषा क्या है, यानी एक वेक्टर क्या होता है। तो देखिए जैसे मैंने कुछ लिखा भी है बोर्ड पे, एक वेक्टर एक रेखाखंड होता है जिसकी तीन विशेषताएं होती हैं। एक वेक्टर वो होता है एक रेखाखंड, वो देखिए मैंने इस तरीके से बनाया। ये एक रेखाखंड है, मान लीजिए इसका प्रारंभिक बिंदु A है और अंत बिंदु B है। ये एक रेखाखंड है, तो ये एक वेक्टर कहलाएगा। लेकिन कब? देखिए इसकी तीन कंडीशंस हैं। सबसे पहला, रेखाखंड की जो लंबाई होगी वो होगी उस वेक्टर का परिमाण। रेखाखंड की जो लंबाई होगी वो होगी इस वेक्टर का परिमाण, यानी ए से लेकर बी तक की जो लंबाई जितने भी मात्रक है वो वेक्टर का परिमाण कहलाएगी। और दूसरी चीज क्या है? दिशा। दिशा का मतलब देखिए, दिशा हम ये भी कह सकते हैं कि ए से बी की ओर है और ये भी कह सकते हैं कि बी से ए की ओर है। किसी वेक्टर को देखिए अगर हमें निरूपित करना है तो ये दो चीज अवश्य होनी चाहिए, एक तो दिशा और एक परिमाण। अगर किसी रेखाखंड में ये दोनों चीजें हैं, यानी कि इसकी दिशा भी है और परिमाण भी है, तो वो एक वेक्टर होता है। मैंने देखिए दिशा के लिए चलिए एक काम करता हूं, मान लीजिए मैं कहता हूं इसकी दिशा ए से बी की ओर है। ये मैंने तीर का चिन्ह लगाया, इसका मतलब यही है ए से बी की ओर, तो ये कहलाएगा वेक्टर ए बी। अगर मैं तीर का चिन्ह इस तरीके से लगाऊंगा तो कहलाएगा वेक्टर बी ए। इसका मतलब ये देखिए ये वेक्टर ए से शुरू है, यानी इसका जो प्रारंभिक बिंदु है ये मैं अब यहां लिख देता हूं, प्रारंभ बिंदु ये ए, और जो अंत बिंदु है वो है बी। जहां से वेक्टर स्टार्ट होगा वो प्रारंभिक बिंदु, और जहां वेक्टर एंड होगा वो होता है अंत बिंदु। ये कहलाएगा वेक्टर ए बी। इसकी दिशा ए से बी की ओर। अब हम इसे लिखेंगे कैसी? दिशा ए से, अब मैंने देखिए ये लिख दिया बी की ओर। और इसे निरूपित कैसे करेंगे वो आप लोग देखिए पढ़ चुके हैं, वेक्टर ए बी। अब आता है परिमाण, यानी जो रेखाखंड की लंबाई होगी ए से बी तक वो होती है वेक्टर का परिमाण। अब इसका मतलब ये नहीं कि केवल आप इसे ए बी ही लिख के छोड़ दें, यानी ए बी ये नहीं, वेक्टर ए बी का जो परिमाण है तो परिमाण के लिए आप मॉडुलस का साइन लगाएंगे, यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी, ये इस वेक्टर का परिमाण है। यानी ए से बी की ओर वेक्टर ए बी का जो परिमाण मॉडुलस वेक्टर ए बी ए से बी की ओर, ये वेक्टर का परिमाण, ये वेक्टर की दिशा। दो चीजें देखिए जरूर होनी चाहिए किसी भी रेखाखंड में अगर वो वेक्टर को निरूपित करती है। लेकिन अब देखिए मैंने तीसरी चीज और लिखी, सहायक रेखा। ये कौन सी होती है? देखिए सहायक रेखा ऐसी रेखा जो वेक्टर के समांतर हो या बिल्कुल वेक्टर के समरेखीय हो। यानी देखिए अगर मैं इस तरीके से बनाता हूं, ये जो मैंने डॉटेड रेखा बनाई, ये चलिए मैंने थोड़ी पीछे की तरफ भी बढ़ाई, ये कहलाएगी वेक्टर की सहायक रेखा। ये देखिए इसकी लंबाई अनंत होती है। ये रेखाखंड की लंबाई तो देखिए कुछ ना कुछ मात्रक है, लेकिन ये अनंत लंबाई की जो रेखा है जिसका एक छोटा खंड वो ये रेखा है, तो ये रेखा अनंत लंबाई वाली जो होती है ये होती है सहायक रेखा। ये सहायक रेखा इसके समरेखीय भी हो सकती है और ये सहायक रेखा इसके समांतर भी हो सकती है। ये देखिए सहायक रेखा इसके समांतर भी हो सकती है, ये बात ध्यान रखें, और समरेखीय भी हो सकती है। सहायक रेखा ये भी कहलाएगी और ये भी सहायक रेखा, यानी अनंत लंबाई की ऐसी रेखा जिसका एक खंड वो ये रेखा है, रेखाखंड। तो ये लंबाई यानी अनंत लंबाई वाली जो रेखा है वो कहलाएगी वेक्टर की सहायक रेखा।
मैं इस तरीके से लिख देता हूं, अनंत लंबाई वाली रेखा जिसका एक छोटा भाग वो रेखाखंड AB है। तो ये देखिए वेक्टर की तीन विशेषताएं। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी वेक्टर को निरूपित करने के लिए एक तो दिशा जरूर होनी चाहिए और एक वेक्टर का परिमाण यानी रेखाखंड की लंबाई। अगर ये दोनों चीजें हैं तो वो रेखाखंड वेक्टर को निरूपित करेगा। अब देखिए वेक्टर भी कई प्रकार के होते हैं यानी कि सदिश। सबसे पहले मैंने लिखा शून्य सदिश, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य मात्रक है यानी इसकी कोई लंबाई है ही नहीं, वो कहलाता है शून्य सदिश तथा इसे वेक्टर 0 से निरूपित करती है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य मात्रक हो वो शून्य सदिश होता है, यानी कि एक पॉइंट वेक्टर कह सकते हो आप। एक बिंदु अगर हम लगा दें, एक देखिए मान लीजिए ये द्विविमीय तल है, इसमें अनंत बिंदु होते हैं, वो सब शून्य सदिश हैं क्योंकि उनकी कोई लिमिट नहीं है, वो अनंत होते हैं। शून्य सदिश वो पॉइंट वेक्टर ही कहलाएगा यानी कि एक बिंदु। ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य मात्रक है वो शून्य सदिश होता है। अब देखिए इसे जो निरूपित हमें करना है वेक्टर 0 से करना है निरूपित। केवल 0 से अगर आप निरूपित कर देंगे तो वो एक अदिश राशि हो जाएगी। वेक्टर 0 इसका मतलब है एक सदिश राशि है। वेक्टर 0 ये एक सदिश राशि है। अब आता है तीसरा पॉइंट, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक मात्रक है, इकाई सदिश कहलाता है। यानी ऐसा रेखाखंड जिसकी लंबाई एक इकाई है यानी कि एक मात्रक, वो होता है इकाई सदिश। अब इसे किससे निरूपित करना है? देखिए चलिए मैं इसी से ही एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये वेक्टर AB है, हमें लिखना है इसका इकाई सदिश। तो आप देखिए इस तरीके से लिखेंगे वेक्टर AB, लेकिन चिन्ह आपको ये लगाना है। ये चिन्ह जो होता है ये इकाई सदिश को ही निरूपित करता है। इसका मतलब देखिए यही कहलाएगा AB की दिशा में इकाई सदिश। वेक्टर AB की दिशा में एक इकाई सदिश, वो AB के ऊपर एक कैप, इसे लोग कैप भी कह देते हैं, ये कैप का साइन आप लगा सकते हो। तो ये करेगा AB की दिशा में एक इकाई सदिश को निरूपित। ये देखिए मैंने आपको इसमें वेक्टर की परिभाषा भी बताई। वेक्टर शून्य सदिश कौन सा होता है और इकाई सदिश कौन सा होता है। अब देखिए मैं कुछ परिभाषाएं आपको और बता रहा हूं। देखिए अब जो मैंने आपके सामने लिखा समरेखीय सदिश, समरेखीय यानी समान रेखा में, इससे देखिए वर्ड भी क्लियर होता है मीनिंग कि समरेखीय यानी कि समान रेखा में ऐसे दो या दो से अधिक सदिश जिनकी सहायक रेखाएं, सहायक रेखा देखिए मैंने बताया था जो अनंत लंबाई की होती है, जिनकी सहायक रेखाएं परस्पर समांतर हों या समरेखीय हों। देखिए समरेखीय में केवल समान रेखा ही नहीं होती, उसमें समांतर भी होता है। ऐसे दो या दो से अधिक सदिश जिनकी सहायक रेखाएं परस्पर समांतर हों या समरेखीय हों, समरेखीय सदिश होते हैं। समरेखीय देखिए अब मैंने देखिए ये आपके दो सदिश बनाए, वेक्टर AB, ये वेक्टर PQ, ये समान रेखा में हैं, भले ही इनकी दिशाएं विपरीत हैं। ये A से B की ओर है यानी बाएं से दाएं तरफ है, ये दाएं से बाएं तरफ है। मैंने दिशाओं की देखिए यहां बात ही नहीं की है। ऐसे दो या दो से अधिक सदिश जिनकी सहायक रेखाएं परस्पर समांतर हों या समरेखीय हों। तो ये तो देखिए मैंने जो आपको दो एग्जांपल, दो वेक्टर दिखाए AB और PQ, ये तो समान रेखा में ही है, इनकी सहायक रेखाएं ये समांतर है। देखिए ये समांतर है क्योंकि इनकी जो सहायक रेखाएं होंगी, चलिए मैं इन्हें एक्सटेंड भी कर सकता हूं, वो देखिए समांतर हैं। तो ये भी देखिए समरेखीय सदिश कहलाएंगे, ये भी समरेखीय सदिश कहलाएंगे। समरेखीय का मतलब देखिए ध्यान रखें केवल ये ही नहीं होता कि वो समान रेखा में हो, अगर वो समांतर भी हैं, भले ही चाहे दिशाएं विपरीत हों, अगर दो सदिश समांतर हैं तो वो समरेखीय होते हैं। केवल ये डेफिनेशन है। यहां वेक्टर PQ और वेक्टर AB दोनों परस्पर समांतर हैं, मैंने देखिए दिशाओं की बात ही नहीं की, ये आपके समरेखीय सदिश हैं। और यहां वेक्टर AB और यहां वेक्टर PQ ये भी समरेखीय सदिश हैं यानी कि कॉलिनियर वेक्टर्स। अब देखिए मैंने यहां पे दिशाएं दोनों ही ली हैं, यहां मैंने समान दिशा में दिखाई हैं, बाएं से दाएं तरफ।
यहां मैंने विपरीत दिशाओं में दिखाए, पहला बाएं से दाएं, दूसरा दाएं से बाएं। ये मैंने सिर्फ इसलिए दिखाई क्योंकि इसी में ही मुझे आपको बताना है। इनके भी नाम होते हैं, यानी इन सदिशों को हम क्या कहते हैं, जिनकी दिशाएं समान होती हैं, यानी ऐसे समरेखीय सदिश जिनकी दिशाएं भी समान हो, वो कहलाते हैं समदिश। समदिश सदिश, यानी ऐसे समरेखीय सदिश जिनकी दिशाएं समान हैं, वो होते हैं समदिश सदिश। और ऐसे समरेखीय सदिश जिनकी दिशाएं विपरीत हों, वो होते हैं प्रतिदिश सदिश। या विपरीत भी कह सकते हैं आप उन्हें। प्रतिदिश यानी विपरीत दिशा में, और समदिश यानी कि समान दिशा में। ये होते हैं समरेखीय सदिश। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी देखिए डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें कभी भी आपको समांतर सदिश देते हैं, चाहे वो दिशाएं विपरीत ही हो, तो वो समरेखीय ही होंगे। बहुत से लोग केवल दिशा अलग होने की वजह से इन्हें रेखीय नहीं कहते, समरेखीय। ये भी समरेखीय हैं, भले ही दिशाएं अलग हैं, और ये भी समरेखीय सदिश हैं। अब आता है समान सदिश, यानी इक्वल वेक्टर्स। ऐसे दो या दो से अधिक सदिश समान सदिश कहलाते हैं जिनके परिमाण समान हो, दिशाएं समान हो, और सहायक रेखाएं भी या तो समान हो या समांतर हो। देखिए, ऐसे दो या दो से अधिक सदिश, मैंने यहां पर सदिश शब्द चलिए बढ़ा दिया है, समान सदिश होंगे अगर ये तीनों प्रतिबंध कंप्लीट होते हैं, यानी वो उनके परिमाण यानी लंबाई समान हो, उनकी दिशाएं भी समान हो, और उनकी सहायक रेखाएं भी समान हो या समांतर हो। मैं आपको चलिए यहां एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये मैंने आपको पहला सदिश बनाया, ये मैंने ए बी सदिश लिखा, और ये मैंने दूसरा सदिश बनाया उतनी ही लंबाई का, ये मैंने पी क्यू सदिश लिखा। अभी मैंने इनकी दिशाएं नहीं दिखाई, यहां केवल पहला प्रतिबंध तो पूरा हो गया कि परिमाण समान है। अगर दिशाएं भी समान हो, अगर मैंने ए से बी की तरफ लिए तो ये भी बी से क्यू की तरफ, दिशाएं भी समान है, और सहायक रेखाएं इनकी समान हो या समांतर हो, तो ये आपस में समांतर है, क्योंकि इनकी सहायक रेखाएं समांतर है। ये सदिश समान सदिश के उदाहरण हैं। आगे भी चलिए मैं एक बनाता हूं। मान लीजिए ये मैंने पहला सदिश बनाया, और ठीक इतनी ही लंबाई का मैंने दूसरा सदिश बनाया, ये मैंने ए बी सदिश लिखा, और ये मैंने लिखा पी क्यू सदिश। अब देखें, ये देखिए लंबाई बराबर है, अभी भी ये प्रतिबंध पूरा नहीं हुआ, केवल एक प्रतिबंध कंप्लीट हुआ, परिमाण समान। अब देखिए मैंने इसकी दिशा ए से बी की तरफ ली, इसकी भी मैंने पी से क्यू की तरफ ली, इनकी दिशाएं भी समान है बिल्कुल, ये दूसरा प्रतिबंध भी कंप्लीट हुआ। सहायक रेखाएं समान हो या समांतर हो। सहायक रेखाएं देखिए ये समान ही हैं, क्योंकि ये एक ही रेखा में है। ये सहायक रेखाएं इनकी समान हैं, दोनों की सहायक रेखाएं समान हैं। यानी ये जो मैंने वेक्टर ए बी और वेक्टर पी क्यू लिखे, ये भी उदाहरण समान सदिश के ही हैं, क्योंकि यहां तीनों प्रतिबंध कंप्लीट होते हैं। परिमाण समान, देखिए दोनों एग्जांपल्स में, दिशाएं समान, वो भी कंप्लीट, और इनकी सहायक रेखाएं समान भी हो सकती हैं, समांतर भी हो सकती हैं। ये होते हैं समान सदिश के उदाहरण। तो देखिए मैंने आपको इसमें ये दो परिभाषाएं भी कंप्लीट की, एक तो समरेखीय सदिश यानी कि कॉलिनियर वेक्टर्स, और दूसरे थे समान सदिश यानी कि इक्वल वेक्टर्स। अब देखिए मैं आपको जो बताऊंगा वो होगा नेगेटिव वेक्टर। देखिए ऋणात्मक सदिश जो मैंने नंबर 6 पर लिखा कि ऋणात्मक सदिश कौन से होते हैं, यानी कि नेगेटिव वेक्टर्स। ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण और सहायक रेखाएं समान हो, ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण भी समान हो यानी कि लंबाई, और जिनकी सहायक रेखाएं भी समान हो परंतु दिशाएं विपरीत हो, ऐसे सदिश एक दूसरे के ऋणात्मक सदिश होते हैं। ऐसे सदिश, चलिए मैं यहां चित्र भी बनाता हूं, जिनके देखिए परिमाण समान,
तो मैंने यहां दो सदिश बनाए, दोनों समान लंबाई के, दो सदिश दोनों समान लंबाई के, ये पहला सदिश, ये दूसरा सदिश, दोनों ही समान लंबाई के हैं। अभी मैंने देखिए दिशाएं नहीं बनाई, चलिए मैं एक एग्जांपल और देता हूं। सहायक रेखाएं समान का मतलब देखिए वो समान भी हो सकती हैं और समांतर भी हो सकती हैं, इसमें दोनों ही बातें इंक्लूड होती हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखें आप। सहायक रेखाएं कभी भी कहीं लिख के आता है कि वो समान है, इसका मतलब वो समांतर भी हो सकती हैं और समान भी हो सकती हैं। अब देखिए ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण समान, तो परिमाण देखिए मैंने दोनों समान ही हैं, ये दोनों सदिश समान परिमाण के हैं और दोनों की सहायक रेखाएं भी समांतर हैं या समान हैं, परंतु दिशाएं विपरीत हैं। अब दिशाएं विपरीत का मतलब अगर मैंने इसकी दिशा इधर दिखाई है, इसे मैंने ऐसे लिख दिया, ये एक दूसरे के विपरीत सदिश हैं, यानी कि ऋणात्मक सदिश। ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? ऋणात्मक सदिश। विपरीत तो देखिए मैंने अभी बोला था उनकी लंबाई अलग भी हो सकती है, ऋणात्मक वही होंगे जिनकी लंबाई भी समान हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो मैंने पहले बोली थी बात देखिए विपरीत सदिश, तो विपरीत तो हो सकता है इनकी लंबाई डिफरेंट हो, अलग अलग हो, वो भी विपरीत होंगे, लेकिन ऋणात्मक वही होंगे जिनकी लंबाई भी समान हो, केवल दिशाएं विपरीत हैं, लंबाई समान दिशाएं विपरीत। अब देखिए यहां भी मैं एक काम करता हूं, इसकी दिशा मैंने इधर रखी, इसकी दिशा मैंने ऐसे रखी, ये दोनों सदिश एक दूसरे के ऋणात्मक सदिश कहलाएंगे। ये एक दूसरे के ऋणात्मक हैं, ये भी एक दूसरे के ऋणात्मक सदिश हैं। अगर मैं इस सदिश को वेक्टर ए से निरूपित करते हैं तो इसे हम करेंगे माइनस के वेक्टर ए से निरूपित, क्योंकि ये एक दूसरे के ऋणात्मक हैं। यहां भी देखिए मैं लिख देता हूं, अगर ये वेक्टर बी से निरूपित करते हैं तो ये हो गया माइनस के वेक्टर बी, या ये वेक्टर बी है तो ये माइनस के वेक्टर बी हो गया। यही एक दूसरे के ऋणात्मक होते हैं। ऐसे दो सदिश ध्यान रखें जिनकी लंबाई बराबर हो, यानी परिमाण समान हो, सहायक रेखाएं भी समान हैं, परंतु दिशाएं विपरीत हैं। अगर इनकी दिशाएं भी समान हो जाएंगी तो ये समान सदिश हो जाएंगे, जो ठीक इससे पहले मैंने आपको अभी बताया। तो समान सदिश और ऋणात्मक सदिश में एक ही डिफरेंस हुआ, वहां दिशाएं भी समान होती हैं, बाकी दोनों चीजें तो सेम होती हैं। यहां दिशाएं विपरीत होती हैं, बाकी दोनों चीजें सेम होती हैं। अब अगर देखिए 7 पॉइंट, अगर हम किसी सदिश का किसी अदिश से यानी कि अचर से गुणा करें, लेकिन मैंने एक धनात्मक शब्द नीचे और लिखा है, वो इसलिए लिखा है अगर हम किसी सदिश का किसी अदिश से गुणा करें, वो भी धनात्मक अदिश से, तो उसकी दिशा तो वही रहती है, परंतु उसका परिमाण जो होता है वो चेंज होता है, और वो भी किसके इक्वल होता है? उस अदिश के संख्यात्मक मान तथा सदिश के परिमाण के गुणनफल के बराबर। अदिश का संख्यात्मक मान यानी जो भी नंबर है आपका, उसका संख्यात्मक मान, क्योंकि कभी कभी अदिश ऋणात्मक भी होता है, तो हमें केवल संख्यात्मक मान लेना यानी कि मॉडुलस। तो अदिश का संख्यात्मक मान और सदिश का परिमाण उसके गुणनफल के बराबर होता है। मैं आपको एक बात कहता हूं, अगर यहां मैं अदिश लिखता केवल, और यहां हो सकता है अदिश तो फिर ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। अगर अदिश ऋणात्मक हुआ तो उसकी दिशा विपरीत हो जाएगी, जैसा मैंने आपको ऊपर दिखाया। अगर हमने इसकी माइनस से गुणा कर दी, उसकी दिशा विपरीत हो गई। लेकिन अगर हम धनात्मक अदिश से गुणा कर रहे हैं तो दिशा वही रहती है। ऋणात्मक अदिश से गुणा करेंगे तो दिशा परिवर्तित, वो विपरीत हो जाएगी, परंतु परिमाण दोनों ही कंडीशंस में चेंज होता है। मान लीजिए एक सदिश आपको दे रखा है वेक्टर ए, तो इसका जो परिमाण है वो चलिए मैं यहां लिख देता हूं। इस सदिश का जो परिमाण वो है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ये हो गया देखिए परिमाण मॉडुलस वेक्टर ए। अब मैं अगर आपसे कहता हूं इसकी अगर हमने सदिश लैम्डा से गुणा की, ये देखिए लैम्डा एक अचर राशि है, अगर हम इसकी लैम्डा से गुणा करते हैं तो इसकी दिशा, अगर ये लैम्डा धनात्मक है तो दिशा वही रहेगी, अगर लैम्डा ऋणात्मक है तो दिशा विपरीत हो जाएगी। लेकिन बात आती है परिमाण की, इसका जो परिमाण होगा वो इस सदिश के परिमाण का लैम्डा गुना हो जाएगा। कैसे? देखिए अगर मैं पूरे का परिमाण निकालता हूं, यानी मॉडुलस ऑफ लैम्डा ऑफ वेक्टर ए,
तो मॉडुलस लैम्डा मैंने अलग कर दिया गुणा मॉडुलस ए मैंने अलग कर दिया, और यही चीज देखिए मैंने ऊपर लिखी। ये जो नया सदिश है इसका जो परिमाण होगा वो अदिश का संख्यात्मक मान और सदिश का जो परिमाण था पहले उसके गुणनफल के बराबर होता है। यानी अगर मैं कहता हूं अगर इस वेक्टर ए है और मैंने 3 से मल्टीप्लाई की यानी 3 वेक्टर है, तो उस वेक्टर का जो परिमाण हुआ पहले वेक्टर के परिमाण का 3 गुना हो गया। ये अचर यानी अदिश से गुणनफल का नियम है। किसी सदिश के हम किसी अदिश से गुणा भी कर सकते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है, धनात्मक अदिश है दिशा अपरिवर्तित रहेगी, ऋणात्मक अदिश है दिशा चेंज हो जाएगी यानी विपरीत हो जाएगी। परिमाण उतने ही गुना हो जाएगा जितना उस अदिश का संख्यात्मक मान है, उतने गुना हो जाता है परिमाण, यानी कि मॉडुलस लैम्डा गुना। अब देखिए आपको एक सूत्र मुझे बताना है, चलिए वो इसी मेथड में ही बताऊंगा, और वो होता है कि हम इकाई सदिश कैसे निकालते हैं। अब देखिए अगर हमें निकालना है किसी सदिश की दिशा में इकाई सदिश, यानी एक सदिश आपको देखिए दिया गया है उसकी दिशा में हमें इकाई सदिश निकालना है। ये कैसे निकालें? कोई भी सदिश देखिए आपको दे सकते हैं, उस सदिश की दिशा में आपसे ये बात कही जाती है कि इकाई सदिश कैसे निकालते हैं। मान लीजिए दिया गया सदिश जो है आपको वो वेक्टर ए है। अब इसका परिमाण देखिए कोई भी हो सकता है, जरूरी तो नहीं ये इकाई ही सदिश हो, 2 मात्रक 3 मात्रक 5 मात्रक कुछ भी हो सकता है इसका, इकाई सदिश लेकिन नहीं है। लेकिन हम इस सदिश की दिशा में इकाई मात्रिक का सदिश अगर ज्ञात करें, किस तरीके से करें? मान लीजिए मैंने इस सदिश की लैम्डा से गुणा की एक अचर राशि जो कि है लैम्डा, इससे हमने एक गुणा की किसी सदिश की एक अचर राशि, यानी लैम्डा से जब हम गुणा करते हैं लैम्डा वेक्टर ए, और ये मानता हूं मैं, चलिए पूरी भाषा लिख देता हूं, माना लैम्डा वेक्टर ए इकाई सदिश है। यानी वेक्टर ए इकाई सदिश नहीं है, उसकी दिशा में ये जो सदिश है ये एक इकाई सदिश है, क्योंकि मैंने आपको ये बात कही थी लैम्डा जो कि एक धनात्मक राशि है, अगर हम इससे गुणा करते हैं तो इसकी दिशा वही रहती है। लेकिन बस मैंने ये मानना है कि इस समय ये एक इकाई सदिश है, तब इसका परिमाण यानी कि मॉडुलस ऑफ लैम्डा वेक्टर ए ये एक मात्रक होगा, क्योंकि मैंने ये माना है कि एक इकाई सदिश है, और इसके इकाई सदिश का मतलब है इसका जो परिमाण है वो एक इकाई है। अब इसका परिमाण अगर एक इकाई है, चलिए मैं यहां लिख देता हूं मॉडुलस ऑफ लैम्डा इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 1, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले नियम बताया। मॉडुलस लैम्डा का अगर हम मान निकालते हैं, यानी मॉडुलस ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, जो कि बटे में दी गई, यानी लैम्डा का जो संख्यात्मक मान है केवल मॉडुलस लैम्डा वो 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए हुआ। मॉडुलस लैम्डा का जो संख्यात्मक मान है वो 1 अपॉन मॉडुलस ए हुआ। लेकिन अब देखिए हमें लैम्डा का मान चाहिए ही धनात्मक, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ऋणात्मक तो मैं मना कर रहा हूं, इसकी दिशा चेंज हो जाएगी। तो मैं देखिए यही लिखता हूं, यानी जो लैम्डा का मान है वो 1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ये इस अचर का मान हमने निकाला। अब यही मैंने माना था देखिए इकाई सदिश। अब चलिए मैं यहां लिख देता हूं, यानी इकाई सदिश इक्वल टू, देखिए हमने इकाई सदिश जो माना था मैंने दोबारा लिखा, लैम्डा का मान मैंने यहां लिख दिया, यानी 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इनटू वेक्टर ए। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, यानी किसी सदिश को अगर हम उसके मापांक यानी परिमाण से भाग कर दें तो ये जो नया सदिश निकल के आएगा ये इकाई सदिश होता है उसी सदिश की दिशा में। यानी वेक्टर ए की दिशा में ही अगर इकाई सदिश हमें निकालना था तो हमने वेक्टर ए को डिवाइड कर दिया उसके मापांक से, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉडुलस वेक्टर ए, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो ये जो नया सदिश निकल के आया ये वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश हुआ।
इकाई सदिश, लेकिन किसकी दिशा में? वेक्टर ए की दिशा में। किसी भी सदिश जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में, उसकी दिशा में अगर हमें इकाई सदिश निकालना है तो वो देखिए उसी सदिश को, आपको ध्यान रखिए ये बात, उस सदिश को उसके मापांक से भाग कर दें, तो जो नया सदिश आपका आएगा वो उसी सदिश की दिशा में इकाई सदिश निकल के आएगा। ये हुआ देखिए किसी सदिश की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करने का नियम। अब देखिए आप लोगों ने शायद पढ़ भी रखा है, दो वेक्टरों को जोड़ने का त्रिभुज नियम भी होता है। चलिए वो आपको बताते हैं। देखिए दो सदिश जो इस समय मैंने बोर्ड पे बनाई, एक तो वेक्टर ए बी और एक वेक्टर पी क्यू। देखिए इनकी लंबाई अलग अलग है, ये आप ध्यान रखें कि इनकी लंबाई इक्वल ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इनकी दिशाएं भी देखिए ये तो समांतर है ही नहीं, तो दिशाएं से तो हम बात ही नहीं करेंगे। केवल मैंने आपको बताया देखिए लंबाई जरूरी नहीं इनकी इक्वल हो, ये बात आप ध्यान रखें। अगर हमें इन्हें जोड़ना है तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, दो सदिशों को हम तभी जोड़ सकते हैं जब पहले सदिश का अंत बिंदु और दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु दोनों सेम हो। पहले सदिश का अंत बिंदु और दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु दोनों सेम हो। अब देखिए आपको यहां लगेगा ये पहला सदिश, ये दूसरा सदिश, इसका अंत बिंदु तो ये है और इसका प्रारंभिक बिंदु ये है। ये दोनों सेम तो है ही नहीं, क्योंकि इसकी स्थिति बिल्कुल अलग है, इसकी स्थिति बिल्कुल अलग है। तो हम देखिए एक काम ये करेंगे, अगर हमें इन दोनों को जोड़ना है तो हम इस सदिश के समांतर बिल्कुल यहां से एक रेखा यानी सदिश बनाएंगे जो इसके समान सदिश हो। समान सदिश की देखिए मैंने आपको परिभाषा भी बताई है, दो सदिश तभी समान होते हैं जब उनकी लंबाइयां समान हो, जब उनकी दिशाएं समान हो, सहायक रेखाएं समान हो या समांतर हो। तो हम इसके ठीक समांतर एक रेखा खींचेंगे इतनी ही लंबाई की, जितनी लंबाई देखिए PQ है उतनी ही लंबाई देखिए ये है, यानी ये रेखाखंड की लंबाई और ये रेखाखंड की लंबाई बिल्कुल समान। दिशा देखिए P से Q की तरफ, ये मैंने इधर बना दी। ये दोनों वेक्टर देखिए बिल्कुल समान सदिश, इनकी लंबाई भी समान, दिशाएं भी समान और सहायक रेखाएं भी समांतर। इसको मैंने BC मान लिया। अब हम इन्हें जोड़ सकते हैं, क्योंकि पहले सदिश का अंत बिंदु और दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु दोनों सेम है बिल्कुल। पहले सदिश का अंत बिंदु देखिए वो ये है और दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु दोनों सेम है, AB BC। अब अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो देखिए त्रिभुज नियम क्या होता है, अगर दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं से निरूपित किए जा सकते हैं, अगर दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं से निरूपित किए जा सकते हैं तो उनका जो परिणामी सदिश होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा से निरूपित होगा। ये देखिए जो इनका परिणामी होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा से निरूपित होगा, यानी वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC इक्वल टू वेक्टर TC। ये देखिए मैं आपको यहां लिख के दिखाता हूं, वेक्टर AB यानी पहला सदिश प्लस, देखिए आपको जोड़ना PQ था लेकिन PQ किसके इक्वल है? BC के, तो वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC इक्वल टू जो इनका परिणामी है वो किसके इक्वल है? वेक्टर AC के। पहले सदिश का अंत बिंदु, दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु, देखिए दोनों सेम हैं। अगर ऐसा है तभी आप दोनों सदिशों को जोड़ सकते हैं, AB प्लस BC इक्वल टू AC। मैं चलिए एक एग्जांपल अपनी तरफ से लिखता हूं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है QR प्लस वेक्टर PQ। अब आप अभी इन्हें जोड़ सकते हैं, अभी तो देखिए आपको लगेगा सही नहीं लिखे हुए। हाँ एक काम मैं करता हूं, अगर मैं PQ को पहले लिख लूं, वेक्टर PQ प्लस वेक्टर QR, अब ये बिल्कुल सही है, कोई डिफरेंस नहीं है। PQ को हम पहले भी लिख सकते हैं, PQ प्लस QR। अब ये किसके इक्वल हो गया? देखिए ये तो दोनों सेम हैं, तो प्रारंभिक बिंदु प्रारंभिक की जगह ही आएगा, अंत बिंदु अंत की जगह ही आएगा, यानी PQ प्लस QR इक्वल टू वेक्टर PR। अगर दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं से निरूपित होते हैं तो इनका जो परिणामी है, परिणामी का मतलब योगफल, वो त्रिभुज की तीसरी भुजा से निरूपित होता है।
यही है वेक्टर का त्रिभुज नियम, जो आपको मैंने बताया इस चित्र की सहायता से भी एक नियम भी बता दिया है मैंने। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बताया त्रिभुज नियम। मैं एक चीज और बताता हूं अब आपको, स्थिति सदिश। क्या होता है स्थिति सदिश? मान लीजिए, चलिए मैं आपको पहले आपको द्विविमीय ज्यामिति की सहायता से बताता हूं। द्विविमीय ज्यामिति, मूल बिंदु, y अक्ष और x अक्ष। मैंने देखिए पहला ही चतुर्थांश दिखाया है, आप लोग चारों भी दिखा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक P बिंदु दिया है, ये कोई भी बिंदु हो सकता है। अगर हम मूल बिंदु से इस बिंदु को मिला दें और एक मैंने यहां चिन्ह भी बना दिया, यानी ये एक वेक्टर है। देखिए, जो मूल बिंदु से शुरू होता है और बिंदु P पर एंड होता है, यानी कि वेक्टर OP। किसी बिंदु, ये कोई भी देखिए बिंदु हो सकता है द्विविमीय ज्यामिति में। चलिए मैं इसके निर्देशांक मान लेता हूं x, y। ये इसके निर्देशांक है, ये है मूल बिंदु। तो उस बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा से जो सदिश निरूपित होता है वो उस बिंदु का स्थिति सदिश होता है। किसी भी बिंदु को अगर हम मूल बिंदु से मिला दें तो जो वेक्टर निरूपित होगा वो उस बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कहलाता है। यानी मैं अगर आपको देखिए शॉर्ट में लिखता हूं यहां पे, बिंदु P का स्थिति सदिश वो आपका कहलाएगा वेक्टर OP। ये होगा बिंदु P का स्थिति सदिश, बिंदु P का स्थिति सदिश यानी कि वेक्टर OP। अब देखिए, जो आप लोग शायद 11th में पढ़ भी चुके हैं, चलिए मैं आपको फिर बताता हूं एक बार। आप लोगों ने ये पढ़ा है, x अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश होता है, x अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश होता है वो तो होता है देखिए I, इस तरीके से आप लोग दिखाते हैं। और जो y अक्ष की दिशा में इकाई सदिश होता है वो होता है J। I कैप कह सकते हो आप, J कैप, यानी x अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश है वो तो I है, और जो y अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है वो है J। अब हमें वेक्टर OP को भी निकालना है I और J के पदों में, यानी वेक्टर रूप में कैसे निकालेंगे? इसके लिए देखिए मैंने एक काम किया, यहां से एक लंब खींचा, इस बिंदु को मैंने N बिंदु माना। अब देखिए वेक्टर ON और वेक्टर NP, मैं आपसे अगर कहता हूं इस त्रिभुज के नियम की सहायता से ही, तो हम वेक्टर OP को क्या लिख सकते हैं? वेक्टर OP इज इक्वल टू वेक्टर ON प्लस वेक्टर NP। देखिए प्रारंभिक, इस वेक्टर का अंत बिंदु और इस वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु दोनों सेम है, जो नियम मैंने लिखा था। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, देखिए दोनों सेम है तो OP ही आएगा, यानी वेक्टर OP इज इक्वल टू ON प्लस NP। अब ON का मान कैसे निकालें? ये वेक्टर, अब मैं देखिए एक बात कहता हूं आपसे, जो ON है इसकी लंबाई अगर हम देखें और NP की लंबाई कितनी है, देखिए ये निर्देशांकों से ही निकल जाएगी। इसके निर्देशांक है x, y, तो ON की लंबाई तो देखिए x है, चलिए मैंने यहां लिख दी, और NP की लंबाई कितनी है y, यहां लिख दी। ON की लंबाई x, NP की लंबाई कितनी y, इनका केवल परिमाण की बात हो रही है। हमें इनका परिमाण देखिए पता लग चुका है, इस दिशा में हमें इकाई सदिश भी पता है। तो अभी देखिए जो मैंने आपको सूत्र सिद्ध करवाया था, हम किसी सदिश की दिशा में इकाई सदिश जो निकालते हैं यानी a कैप, अगर हम सदिश को उसके मापांक से भाग कर दें, देखिए मैंने यही बात बताई कि सदिश a की दिशा में इकाई सदिश यानी कि a कैप कैसे निकालते हैं, वेक्टर को उसके अगर हम मापांक से भाग कर दें तो इकाई सदिश निकल के आता है। इसे हम दूसरी तरीके से भी पढ़ सकते हैं, अगर हम ये गुणा में ले जाएं, इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर a इज इक्वल टू a कैप इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर p, यानी इकाई सदिश गुणा सदिश का परिमाण बराबर सदिश। ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, देखिए सदिश बराबर परिमाण, ये चलिए इकाई सदिश था, मैं यहां इकाई सदिश ही लिखता हूं, इकाई सदिश गुणा परिमाण। यानी
किसी सदिश के परिमाण की अगर हम इकाई सदिश से गुणा कर दें तो सदिश भी निकल आएगा। ये सूत्र हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इसी की जरूरत देखिए यहां पड़ेगी। अगर हम आपसे कहें वेक्टर ON का मान निकालें, यानी कि वेक्टर ON एक सदिश है, तो इसका परिमाण गुणा इकाई सदिश। परिमाण देखिए इसका कितना है x, और इकाई सदिश कितनी है i, तो वेक्टर ON का मान कितना हो गया x इंटू आई प्लस। चलिए एक बार और समझते हैं वेक्टर NP का मान कैसे निकालें। देखिए इसकी लंबाई कितनी है यानी परिमाण y, और इकाई सदिश कितना है, आप लोग कहेंगे यहां तो इकाई सदिश है ही नहीं। देखिए ये सदिश अगर j है तो इसके समांतर भी जो इकाई सदिश होगा वो भी j ही होगा। ये बात मैंने देखिए बताई थी, दो सदिश समांतर हों या समरेखीय हैं, उनकी दिशाएं समांतर हैं तो उसकी दिशा में इकाई सदिश भी समान ही होगा। यानी अगर y अक्ष की दिशा में j है इकाई सदिश, तो इधर भी इकाई सदिश कितना होगा j। तो इसका परिमाण देखिए y और इकाई सदिश कितना j, इसका मान कितना हो गया yj। ये वेक्टर OP का ही मान हो गया। यानी किसी बिंदु के आपको अगर निर्देशांक दिए हैं और अगर आपसे ये बात बोली जाती है इस बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए, तो आपको केवल इतना करना है, उन निर्देशांकों के साथ इकाई सदिश का गुणा कर देना है। जो भुज है यानी कि इसके साथ आई का गुणा, क्योंकि x अक्ष की दिशा में ये भुज होता है, उस दिशा में इकाई सदिश आई है, और जो कोटि होती है उसकी दिशा में j का गुणा, क्योंकि y अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश है वो है j। xi प्लस yj इज इक्वल टू वेक्टर OP। वेक्टर OP इक्वल टू xi प्लस yj। ये देखिए स्थिति सदिश है। इस बिंदु का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष अगर कभी भी आपको निर्देशांक लिखे हुए मिलते हैं तो आपको इस तरीके से करना है, केवल निर्देशांकों के साथ आपको i और j शब्द लगाना है। अब मैं कहता हूं इसी दिशा में, चलिए पहले मैं कहता हूं इसका परिमाण कितना होगा, यानी मॉडुलस। परिमाण का मतलब इस रेखाखंड की लंबाई। ये तो हम पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम इसकी लंबाई निकालें तो वर्गमूल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वर्गमूल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो देखिए वर्गमूल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां लिख देता हूं मैं। ये हुआ देखिए इसी सदिश का परिमाण। यानी किसी भी सदिश का अगर आपको परिमाण निकालना है तो आप सीधा सूत्र अप्लाई कर सकते हैं, वर्गमूल i का जो गुणांक है उसका वर्ग प्लस जो j का गुणांक है उसका वर्ग। ये आपका सदिश का परिमाण हो गया। चलिए मैंने इसे भी अंडरलाइन कर दिया। किसी सदिश का अगर आपको परिमाण निकालना है तो दोनों के गुणांकों का वर्ग जोड़ते हुए वर्गमूल ले लेंगे वाला। ये हो गया सदिश का परिमाण। अब आता है इकाई सदिश, यानी कि OP की दिशा में इकाई सदिश। तो इकाई सदिश तो देखिए हम उसी सूत्र से निकालेंगे, वेक्टर OP बटे मॉडुलस ऑफ वेक्टर OP। वेक्टर OP देखिए दोनों ही चीजें मैं निकाल चुका हूं, यानी कि xi प्लस yj बटे वर्गमूल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह आपका इकाई सदिश हो गया। किसी सदिश को अगर हम उसके मापांक से भाग कर दें तो वो उसी सदिश की दिशा में इकाई सदिश होता है। इकाई सदिश कभी भी आपको निकालना है तो सदिश को उसके मापांक से भाग करना है। अब ये किसी दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं हम। कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए अगर ये सदिश यानी वेक्टर OP x अक्ष से अल्फा कोण बनाता है, मैंने y अक्ष की बात ही नहीं की, x अक्ष से अल्फा कोण बनाता है। अब इसका क्या उत्तर आ सकता है अल्फा के पदों में, तो मैं देखिए एक काम क्या करता हूं, नीचे ही लिखता हूं OP इज इक्वल टू, इसे मैंने सेपरेट करते हुए लिखा x बटे वर्गमूल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर i प्लस y बटे वर्गमूल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर j, x बटे वर्गमूल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और y बटे वर्गमूल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x बटे वर्गमूल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं त्रिभुज की बात करता हूं आधार बटे कर्ण यानी कि cos अल्फा, और y बटे वर्गमूल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर y बटे ये
यानी कि लंब बटे कर्ण साइन अल्फा। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई कॉस अल्फा प्लस जे साइन अल्फा। अगर आपको देखिए ये बात दी है कोई सदिश एक्स अक्ष से इतना कोण बनाता है, फिर इकाई सदिश निकालें तो आप इस सूत्र से निकालेंगे आई कॉस अल्फा प्लस जे साइन अल्फा। ये भी इकाई सदिश का ही सूत्र है, लेकिन देखिए केवल तब अप्लाई होगा अगर आपको ये दे रखा है कोई सदिश एक्स अक्ष से कितना कोण बनाता है। अब देखिए आप एक बात ध्यान रखें, यहां कॉस है, ये भी कॉस ही है। ये कॉस अल्फा क्यों है? क्योंकि अल्फा ये एक्स अक्ष के साथ है। अब यहां पे क्योंकि देखिए जे है तो यहां वाई अक्ष के साथ का कोण आना चाहिए। ये कोण कितना है? 90 माइनस अल्फा। ये चलिए मैं यहां लिख देता हूं, तो यहां आता cos 90 माइनस अल्फा, और cos 90 माइनस अल्फा किसके इक्वल होता है? साइन अल्फा की। आता दोनों ही जगह cos है, लेकिन cos 90 माइनस अल्फा किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो साइन अल्फा में। मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं आई cos अल्फा प्लस जे cos 90 माइनस अल्फा। वो भी एक इकाई सदिश, लेकिन वो केवल साइन अल्फा में चेंज हो गया। तो इकाई सदिश देखिए आप लोग इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, और अगर कोण दे रखा है तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। इकाई सदिश ये मैंने आपको देखिए बताया द्विविमीय ज्यामिति में। अगर द्विविमीय ज्यामिति में इकाई सदिश निकालना है तो किस तरीके से निकालते हैं। अब चलिए बताता हूं त्रिविमीय ज्यामिति में इकाई सदिश। अब देखिए जो त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय देखिए जिसमें तीन अक्ष होंगे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीनों समकोणिक अक्ष जो एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाते हैं। अब इसी त्रिविमीय ज्यामिति में अगर आपको पढ़ना है किसी बिंदु का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, यानी कि वेक्टर ओपी का मान कैसे निकालें, क्योंकि देखिए द्विविमीय ज्यामिति में मैंने आपको आसानी से बता दिया था। अब आती है त्रिविमीय ज्यामिति की बात। तो देखिए इसके लिए मैं एक काम यहां करता हूं, मैंने यहां पर एक लंब खींचा, किस पर? एक्स वाई तल पर। वो देखिए मैंने ये लंब खींचा, ये देखिए एक लंब है। ये चलिए मैंने यहां मान लिया एन बिंदु, फिर एन। अब ये देखिए ये जो बिंदु है ये एक्स वाई तल पर है। इस बिंदु से मैंने फिर एक लंब खींचा, किधर की तरफ? चलिए मैंने वो वाई अक्ष पर लंब खींचता हूं, ये देखिए, और मैंने इसे भी मिलाया। तो अभी आप पहले केवल इतने त्रिभुज पर ध्यान दें। चलिए मैंने इसे एम बिंदु मान लिया, यानी कि त्रिभुज ओ एम एन, त्रिभुज ओ एम एन ये कोण 90 अंश का है। त्रिभुज ओ एम एन में जो ये कोण है ये है 90 अंश का। अब देखिए पहले मैं अगर आपसे कहता हूं, देखिए अभी जो मैंने त्रिविमीय ज्यामिति समझाई, अगर हम वेक्टर ओ एन का मान निकालें, वेक्टर ओ एन, तो वेक्टर ओ एन को हम देखिए ये लिखेंगे ओ एम प्लस एम एन, वेक्टर ओ एम प्लस वेक्टर एम एन। वो देखिए पहले मैं यही लिखता हूं, यानी कि वेक्टर ओ एन इज इक्वल टू वेक्टर ओ एम प्लस वेक्टर एम एन। पहले इनके मान भी चलिए देखते हैं, बिल्कुल द्विविमीय ज्यामिति वाला मेथड। देखिए ओ एम, अब देखिए इसके निर्देशांक की बात, क्योंकि हमें एन बिंदु के निर्देशांक इसी की हेल्प से निकालने हैं। इस बिंदु से अगर मैंने देखिए लंब खींचा, वो भी कौन से तल पर? एक्स वाई तल पर। कौन से तल पर? एक्स वाई तल पर। तो एक्स वाई इसके जो निर्देशांक होंगे उसमें z का मान 0 हो जाएगा, यानी x, y, 0। इस बिंदु के जो निर्देशांक हुए x, y, 0, क्योंकि z का मान 0 होगा इस बिंदु के लिए, क्योंकि यहाँ x अक्ष भी है y अक्ष भी है, z इसमें है ही नहीं, z का मान 0। तो अगर मैं आपसे ये बात कहता हूं इस बिंदु में ये जो देखिए मान हुआ ये किसके समांतर है? x अक्ष के। तो ये लंबाई तो देखिए x है आपकी, और ये जो है ये देखिए कौन से अक्ष पर है? y अक्ष पर, तो इसका मान y है। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, देखिए वेक्टर ओ एम, देखिए इसका परिमाण तो है y मात्रक, और इसकी दिशा में इकाई सदिश क्या है? j। तो ये तो हो गया देखिए yj, मैंने यहां पे लिख दिया yj प्लस mn, यानी कि ये वाला सदिश किसके समांतर? x अक्ष। तो इसका परिमाण वो तो x है, और ये इकाई सदिश कितना है? i। चलिए मैं इकाई सदिश
वो यहां लिख देता हूं, ये आई है। तो इसका जो परिमाण कितना हो गया एक्स आई, वो देखिए मैंने यहां लिख दिया, यानी कि वेक्टर ओ एन का मान जो हुआ एक्स आई प्लस वाई जी, ये मैंने वेक्टर ओ एन का मान निकाला। बिल्कुल द्विविमीय ज्यामिति वाला मेथड, क्योंकि द्विविमीय तल पे ही इस समय त्रिभुज है। अब देखिए मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं जिसमें वेक्टर ओ एन है, वेक्टर एन पी है। अब हमें वेक्टर ओपी निकालना है, यानी कि वेक्टर ओपी। अब हम केवल देखिए इस त्रिभुज पर ध्यान देंगे, तो वेक्टर ओपी को क्या लिख सकते हैं त्रिभुज नियम से, ओ एन प्लस एन पी, वेक्टर ओ एन प्लस वेक्टर एन पी, वेक्टर ओ एन प्लस वेक्टर एन पी। ओ एन का मान देखिए, ओ एन हम पहले ही निकाल चुके, एक्स आई प्लस वाई जी। अब बचा केवल एनपी वेक्टर का मान। ये जो एनपी वेक्टर है ये देखिए किसकी दिशा में है, जेड अक्ष की दिशा में, और इसका परिमाण कितना है जेड, क्योंकि देखिए मैंने लंब खींचा था, इसका मतलब क्या है, जो लंबाई है वो कितनी होगी जेड, तो इसका परिमाण जेड है, और इस दिशा में जो इकाई सदिश है वो कितना है के, तो एनपी वेक्टर का मान कितना हो गया जेड के। ये इस तरीके से आता है त्रिविमीय ज्यामिति, जो आप देखिए सीधे पढ़ लेते हैं। अगर आपको किसी बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, जैसे मैंने लिखे, इसका स्थिर सदिश निकालिए मूल बिंदु के सापेक्ष, तो आपको केवल आई जे के लगाना होता है, लेकिन वो आता देखिए इस तरीके से है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये बिंदु P का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश हुआ त्रिविमीय ज्यामिति में। अब देखिए, अब आती है इसके परिमाण की बात, यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर OP। ये कैसे निकालें, यानी कि इस रेखाखंड की लंबाई O से लेकर P तक। तो पहले मैं आपसे बात कहता हूं, अगर हम ON की लंबाई निकालें इस रेखाखंड की, तो वो समकोण त्रिभुज पाइथागोरस से निकलेगी, वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वो देखिए मैंने यहां लिख दी, वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं अगर आपसे कहूं इस त्रिभुज में निकालें, ये भी पाइथागोरस से निकलेगी, क्यों, क्योंकि ये 90 अंश पे है। तो इसका वर्ग यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसका वर्ग जेड स्क्वायर, उसका भी वर्गमूल यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका भी वर्गमूल। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय यही होती है, वर्गमूल लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। वर्गमूल के अंदर क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। वो कितना आ गया देखिए, जो आप लोग पढ़ते आए हैं वो देखिए यही चीज है। इन सबके गुणांकों के वर्गों को अगर हम जोड़ दें, यह आता है मापांक। अब देखिए आता है इकाई सदिश। इकाई सदिश कैसे निकालते हैं, किसी वेक्टर को अगर हम उसके मापांक से भाग कर दें तो वो इकाई सदिश होता है। मापांक से भाग कर दें तो क्या होता है, इकाई सदिश, यानी कि वेक्टर ओपी कैप इज इक्वल टू देखिए वेक्टर बटे मापांक। अगर मैं इसे सेपरेट करते हुए लिखता हूं, देखिए वो देखिए मैंने यहां लिख दिया, एक्स बटे वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई बटे वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस जेड बटे वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इकाई सदिश तो आप निकाल लेंगे, सदिश बटे मापांक। लेकिन यह आपको मैं देखिए दूसरा मेथड भी बता रहा हूं, जो कि है कोण वाला मेथड। अगर देखिए आपको ये पता लग जाए कि ये सदिश एक्स अक्ष से अल्फा कोण बनाता है, वाई अक्ष से बीटा कोण बनाता है, चलिए मैंने यहां लिख दिया है ऊपर, और जो जेड अक्ष से ये कोण बनाता है गामा। अब कैसे करें, तो देखिए ये जो x बटे वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, यानी कि देखिए x लंबाई कितनी है, वो तो देखिए यही हो गई, बटे वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। x बटे वर्गमूल, यानी अगर हम इससे लंब खींचते हैं देखिए x अक्ष पर, तो x बटे वर्गमूल ये आधार बटे कर्ण cos अल्फा का मान, वो देखिए मैं यहां लिख देता हूं, प्लस इसी बिंदु से अगर हम y अक्ष पर लंब खींचें तो y बटे वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आधार बटे कर्ण, वो हो गया cos बीटा।
क्योंकि आधारवर्तीकरण वो कॉस का ही, पहले भी देखिए मैंने आपको बताया था कॉस ही होता है, वो चेंज हो गया वहां पे 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा हो गया। यहां अलग अलग है अल्फा बीटा गामा, सबके साथ कॉस ही आएगा। प्लस फिर देखिए अगर हम जेड अक्ष पे लंब खींचे मान लीजिए इसी बिंदु से, तो ये जेड होगा तो आधारवर्तीकरण कॉस गामा, जे कॉस बीटा प्लस के कॉस गामा। ये देखिए यानी ये कॉस अल्फा का मान, ये कॉस बीटा का मान, ये कॉस गामा का मान, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये इन्हीं के मान है। और इसी को हम कहते हैं देखिए दिक् कोज्याएं, जो आपको देखिए निकालना होता है कि दिक् कोज्याएं निकालिए, तो दिक् कोज्याओं का मतलब ही यही होता है कि आपको तीनों अक्षों से कोण अगर आपको पता है, उनके कोसाइन का मान यानी कॉस का मान, वो कहलाती है दिक् कोज्याएं। एक्स अक्ष से कोण अल्फा है तो कॉस अल्फा, वाई अक्ष से कोण बीटा है तो कॉस बीटा, और जेड अक्ष से कोण गामा है तो कॉस गामा। तो जो दिक् कोज्याएं हो गई आपकी, उन्हें हम देखिए एल एम और एन से निरूपित करते हैं। एल कॉस अल्फा के इक्वल, एम कॉस बीटा के इक्वल और एन कॉस गामा के इक्वल। ये होती है किसी सदिश की दिक् कोज्याएं। इसका दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं आप, इकाई सदिश की जो गुणांक होते हैं, इकाई सदिश के जो गुणांक होते हैं वो उस सदिश की दिक् कोज्याएं होती हैं। इसका मतलब यह है अगर आपको कभी भी इकाई सदिश यानी दिक् कोज्याएं निकालनी है तो आपको इकाई सदिश निकालना है। इकाई सदिश के देखिए जो ये गुणांक होंगे वही होती हैं दिक् कोज्याएं, ये एल, ये एम का मान और ये एन का मान। अब देखिए इन तीनों में एक संबंध भी होता है, अगर हम तीनों के वर्गों को जोड़ दें यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए एल का मान है, ये एम का मान है, ये एन का मान है। अगर हम तीनों के वर्गों को जोड़ दें इसका मान बना है, यानी दिक् कोज्याओं के वर्गों का जो योगफल होता है उसका मान हमेशा कितना होता है, 1। इसे आप ये भी देख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसका मान हमेशा 1 होता है। यह आप ध्यान रखेंगे, दिक् कोज्याओं के वर्गों का योगफल हमेशा 1 होता है। तो ये देखिए वेक्टर का कॉन्सेप्ट था। अब इसमें देखिए डॉट प्रोडक्ट भी नहीं है और क्रॉस प्रोडक्ट भी नहीं है, वो मैं आपको बाद में ही बताऊंगा। ये केवल वेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब जो इसकी प्रश्नावली होगी वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।